विपुल ने यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा है एचडीएफसी लाइफ वर्सेस स्टार हेल्थ दोनों में एंट्री लेवल क्या है। सबसे पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं छोटा सा एचडीएफसी लाइफ और स्टार हेल्थ के बीच में। दोनों कंपनीज जब मार्केट में एक साथ थी तब ये 17 दिसंबर 2021 है। ओके, तब से दोनों कंपनीज यहाँ पे दिख रही हैं और एचडीएफसी लाइफ अंत में बेटर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो प्राइस है ये कभी भी यहाँ से रिकवर कर सकता है और ये वापस नीचे आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे यहाँ पे क्रॉस हुआ है, यहाँ क्रॉस हुआ है, यहाँ क्रॉस हुआ है, कई बार हुआ है। तो हो सकता है आगे जाके भी कभी ऐसा हो जाए। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मार्केट कैप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, देख सकते हैं 1,27,000 करोड़ की कंपनी है और ये 32,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो 1 लाख लगभग करोड़ का डिफरेंस है इसमें। और एम्प्लॉयज़ जो है इनके पास डबल हैं स्टार हेल्थ से, और इसलिए महंगा भी ये ज़्यादा है स्टार हेल्थ से। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक कंपैरिजन। देखिए, इसके फंडामेंटल की बात करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो इसमें पीई ऑब्वियसली हमने देख लिया कि अभी बहुत महंगा है। इंडस्ट्री पी 44 का चल रहा है और ये बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है, आरओसी आरओई एवरेज से कम है और डेट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, स्टार हेल्थ शायद नहीं देती, हम लोग चेक कर लेंगे। बात करेंगे इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक मेंटेन रखा हुआ है। एफआईए ने 1% बढ़ा लिया है और डीआईआई ने कुछ पॉइंट्स में कमी की है, और जो एफआईए ने स्टेक बढ़ाया है वो पब्लिक से लिया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन जो इनके पास स्टेक है, टोटल जो स्टेक है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ एफआईआई और डीआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक इसमें पॉजिटिव चीज़ है। अब इसमें प्रॉफिट्स की बात करेंगे, एनुअल प्रॉफिट्स की, तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन एक स्लो रेंज में आप ध्यान देंगे तो ये बढ़ ही रहा है हमेशा, है ना। इसमें कभी भी गिरावट दिखाई नहीं दी है। यहाँ एक गिरावट है, बाकी फिर से ये बढ़ ही रहा है। ओके, तो ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ा है और रिजल्ट भी पॉजिटिव में दिखा रहा है। इसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है, देख सकते हैं ईपीएस 1.47 से 1.71 हो गया है। ठीक है, तो अब इसीलिए अब पी रेशियो में हम लोग आके देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मीडियन से नीचे इसका पीई चल रहा है, तो इसका मतलब अभी भी इसको कोई खरीदेगा तो होपफुली नुकसान में नहीं रहेगा। तो क्या इसका मतलब है कि अभी इसे खरीद लेना चाहिए? देखिए, दो तरह की बातें हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, खरीद खरीद के जल्दी जल्दी बेचते हो, तब तो आप यहाँ पे एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे थॉट्स थोड़े अलग हैं, क्योंकि मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे पास इसमें स्टेक है, लेकिन वो स्टेक मैंने बहुत पहले लिया था जब मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा था। अगर आज के टाइम पे मुझे ये स्टेक लेना होता इसके अंदर तो मैं यहाँ इस पोजीशन पे नहीं लेता। क्यों नहीं लेता वो मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये है इसका ऑल टाइम का प्राइस चार्ट। क्या ये रेगुलर ग्रोथ देने वाली कंपनी है? नहीं। आप देखो, ये चढ़ता है, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा। अभी ये कंसोलिडेशन, फिर हल्का फुल्का चढ़ा और यहाँ हल्की सी गिरावट है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बीच में एंटर करना ज़्यादा फायदेमंद है या नीचे कहीं यहाँ पे एंटर करना ज़्यादा फायदेमंद है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा और गिरे, एटलीस्ट इस रेंज में आए, इस रेंज में पहले आएगा, फिर इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा। ऐसा अगर एसआईपी किसी को करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है इससे तो सीधा इस लेवल का वेट करेंगे, है ना। बिल्कुल लोएस्ट जो लेवल इसका हिस्ट्री में था उस लेवल का वेट करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा मैं? देखो, अब ये स्टॉक ऐसा है कि अगर मैं इसको ले लेता और लंबे टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करता तो मुझे कितना फायदा हुआ। जिसने भी इसे 10 साल के लिए होल्ड किया हुआ है उसको 65% से ज्यादा का ग्रोथ नहीं मिला है। आपको पता है 65% किसी भी अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक में अगर बहुत अच्छी रिसर्च वगैरह करके डालोगे ना पैसा, तो विद इन 10-20 डेज में आपको पैसा 65% से ज्यादा बना के दे रहे हैं बहुत सारे स्टॉक। और ये 5 साल 10 साल 5 साल की है, ये 5 ईयर्स की आई थिंक है। मैं अच्छे से देख के नहीं बता रहा तो आप देख लेना।
लेकिन एटलीस्ट 5 साल में ये कितना कमा के दे रहा है? 65%। तो क्या हम लोग मार्केट में 65% कमाने के लिए आए? नहीं भाई, हम लोग हज़ार परसेंट की टारगेट कर रहे हैं, और 65% देने वाली कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा, है ना? तो सिर्फ ये HDFC लाइफ है, बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए मैं इन्वेस्ट करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तब आप ये कर सकते हो कि यहाँ एंटर करो, यहाँ बेच दो, यहाँ एंटर करो, यहाँ जाए तो बेच दो, है ना? वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसे बहुत 5 साल, 3 साल, 10 साल होल्ड करने वाली कंपनी ढूंढ रहे हो, तो वैसी कंपनी मुझे ये नहीं लगती है, जब तक कि इसमें रिजल्ट में कुछ बवाल और न्यूज़ में कुछ बवाल नहीं आ जाता कि बहुत अच्छा कुछ इन्होंने बिजनेस कर लिया या कुछ अलग ही फील्ड में घुस गए, है ना? तो उसके अलावा जो ये अभी कर रहे हैं वही अगर करते रहते हैं तो ये ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, और इतनी बड़ी बनने के बावजूद भी इसने कोई रेगुलर कमाई करके दी नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को। तो मेरे लिए इस तरह का स्टॉक या स्टार हेल्थ जैसा स्टॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये तो मेरी थॉट है। बाकी आप पूछ रहे हो कि इसमें एंट्री कहाँ पे की जाए। देखो, मैंने इसे कहाँ पे खरीदा था, पहले मैं वो बता देता हूँ। मैंने इसे लिया था 535 के पास। क्यों लिया था? क्योंकि इस साल का ये जो, जैसे ये जोन है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस जोन में ये 535 का जो लेवल था, 535 का लेवल इस साल का लोएस्ट पॉसिबल लेवल था। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा लोएस्ट पॉसिबल का मेरे चैनल पे क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो मैं उसमें बाइंग या एवरेजिंग नहीं करता, ठीक है? तो इसलिए 535 मेरा जो लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट था, तो यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री की थी इस जोन में, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं जो है स्टॉक पूरी तरह से सीखा नहीं था, मैं अच्छे से सीख रहा था, कुछ और बहुत सारी चीज़ें थी, आज भी सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आज भी सीखता हूँ, है ना? तो एक्चुअली जो मैंने सीखना स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट बिल्कुल ज़ीरो से, वो यहाँ से शुरू किया था, और बहुत डेडिकेटली सीखा है, हर दिन सीखा है, पैसे लगा के सीखा है। बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं करता था मैं, सिर्फ पैसे लगा के मैं सीखता था कि पैसे लगाता हूँ क्या होता है। थोड़े पैसे लगाता था, बहुत थोड़े पैसे रहने के बावजूद भी बहुत थोड़े पैसे लगा के मैं सीखता था। तो यहाँ से मैंने इसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह भी ट्राई की, हर चीज़ की, पैसे कमाए भी गवाए भी, हर चीज़ करके मैं अल्टीमेटली एक ही चीज़ समझा कि लॉन्ग टर्म इज़ द सेफेस्ट एंड ईजीएस्ट थिंग टू लर्न, ठीक है? और साथ में अगर आप दूसरा कोई अपना जॉब कर रहे हो तब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो गाइज 535 पे मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, और आप देख सकते हो, देखो इसी रेंज में ये घूमता रहा, फिर अगले साल जाके ये नीचे थोड़ा सा गया, फिर वापस रिकवरी हुई, और वापस अभी ये वहीं पे पैनिक कर रहा है। तो गाइस बात वही है, सिंपल सी लॉजिकल बात, आप देखो ना, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है? लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये है कि जो हम लोग नहीं लेना चाहते लेकिन फिर भी मजबूरी में, ज़बरदस्ती में, इसी तरह से हम लोग को मिलता है। हमारे दोस्त यार रिश्तेदार ही कभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं तो हमसे वो करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, राइट? हम लोग कभी खुद से जाते हैं कि हमको लाइफ इंश्योरेंस करना है? हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं कुछ लोग आजकल, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई खुद से जाता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस करवाना है? नहीं, हमेशा फोर्सफुली ही करते हैं लोग, ठीक है? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई बेनिफिशियल चीज़ ही नहीं है। दो ही चीज़ बेनिफिशियल होती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आपको अपनी लाइफ को इंश्योर करना है तो टर्म इंश्योरेंस, ठीक है? यही दोनों चीज़ें मेन होती हैं। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे बना के ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस या LIC के बहुत सारे जो यूलिप वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। लोग क्या समझ के इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि मैं लाइफ भी इंश्योर कर रहा हूँ और इससे मुझे रिटर्न भी आएगा, ठीक है? तो आप जो सोच के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो दोनों ही काम सही नहीं हो रहे। ना आपका इन्वेस्टमेंट ही सही से हो रहा है, ना आपकी लाइफ ही अच्छे से इंश्योर हो रही है। क्योंकि जो उससे रिटर्न मिलेगा, अगर मान लो कुछ हो जाता है ब्रेड अर्नर को, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी ना फैमिली को, उससे उनकी लाइफ नहीं कटने वाली है, कुछ दिन भी नहीं कटने वाली है। समझ रहे हो? आप अग्री करोगे ज़्यादातर लोग इस बात से। तो इसीलिए ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ये कैसे पैसा कमाएगी। ये US नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पे हर आदमी को इंश्योरेंस लेना ही है, नाक कान इसका उसका छोटी मोटी चीज़ों का भी इंश्योरेंस करवाते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे
प्रेशर में आके करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर ही मुझे फ़िलहाल अभी जो है पसंद नहीं है। ओके, तो मैंने कहाँ पे एंट्री की थी, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की थी। अब इसमें मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा। ये नीचे गिर जाता है तो भी मैं इसे नहीं देखने वाला, ऊपर चला जाता है तो भी मैं इसे नहीं देखने वाला। हाँ, अगर बहुत ही ऐसा कोई ज़बरदस्त बिल्कुल फाड़ तेज़ी आ जाती है जो कि मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगी, तो मैं हो सकता है इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँ या एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस वजह से ये भागा है। अगर बिना किसी रीज़न से भागने लग जाएगा तब तो पक्का मैं एग्जिट कर जाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये मेरा प्लान है। अभी अगर आप किसी रीज़न से इसमें एंट्री करना चाहते हो तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, ये मंथली कैंडल का चार्ट है, और जिन लोगों को नहीं पता, ये बाहर वाले जो ये ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है बॉलिंजर बैंड, ठीक है। कभी भी स्टॉक जो है इससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता, दोनों ही तरफ, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है तो उसमें सेलिंग 100% होती है, और नीचे अगर बहुत ज़्यादा चला जाता है तो बाइंग 100% होती है। कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन होती ज़रूर है। मार्केट में जो अच्छे रेस्पेक्टेड शेयर्स होंगे उनके बॉलिंजर बैंड भी, जैसे अभी ये देखो, यहाँ से ये टच हुआ और फिर वापस इसमें मंदी आई, राइट, नीचे की तरफ गया। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, बॉलिंजर बैंड भी ऐसे ऐसे चलते रहता है, और उसी के साथ ग्रीन कैंडल्स भी ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, बीच बीच में कभी छोटे मोटे फॉल, फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहाँ से गिरावट, ये नीचे बॉलिंजर तक नहीं आया, फिर यहाँ से हल्की तेज़ी, ठीक है, इसने मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, यहाँ से तेज़ी हुई, फिर ये ऊपर तक नहीं गया, यहाँ पे हल्का सा ऊपर आके फिर वापस इसमें सेलिंग आई, फिर ये नीचे जब गया तो यहाँ नीचे से यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन बहुत अच्छी बाइंग नहीं आई। फिर ये नीचे में बॉलिंजर के आसपास ही था और यहाँ से ये पलटा, फिर अभी ये ऊपर से देखो बॉलिंजर को टच करके वापस इसमें सेलिंग दिखी है और नीचे ये आ रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से अगर मुझे एंट्री करनी होगी एज अ स्विंग ट्रेडर भी, तो मैं यहाँ एंट्री नहीं करूँगा यार, है ना। मैं एंट्री करूँगा जब ये लोअर बॉलिंजर को छुएगा तब, ओके। इस वजह से हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से भी कभी पलट जाए, ओके, हो सकता है कि स्टॉक यहीं से पलट जाए, क्योंकि मार्केट में अभी भी तेज़ी है, तो यहाँ से ये पलट भी सकता है। तो उसकी वजह से आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आपने मना किया था या आप नहीं खरीदने बोले थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं होता तो क्या करता, मैं होता तो यहीं खरीदता, ठीक है। कहाँ खरीदता, लोअर बॉलिंजर के पास। अगर मुझे इसे लेना होता तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें अभी एवरेजिंग करने का या इसमें अपने स्टेक को बढ़ाने का। मैंने स्टार्टिंग में जो लिया था वो सीखने के लिए लिया था और बहुत पहले लिया था, ठीक है। और इस टाइम में ये स्टॉक उतना ख़राब नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक तरह से आप देखोगे तो, इसको मुझे हटाने दो, ओके। तो अगर यहाँ से आप एक सपोर्ट बनाते हो ना, तो ये काइंड ऑफ इस तरह का दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो ये थोड़ा नेगेटिव पहले ही हो गया था, लेकिन वापस इसने इसको पॉजिटिव भी कर लिया। कोई बात नहीं। तो उस टाइम में आप सोचो, जब ये हिस्सा जब नहीं दिख रहा होगा तब मुझे ये कैसा लगेगा कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो ये शायद यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, ओके। उस टाइम में मैंने ये सब नहीं सोचा था कि लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, फ्यूचर कैसा होता है, लोग किस तरह से इंडिया में इंश्योरेंस खरीदते हैं, इतना डीप मैंने नहीं सोचा था। मैं सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल ही सीख रहा था, ओके। लेकिन अभी क्या सीन है, अभी सीन ये है कि ये हाई है और ये लोअर हाई है। तो जब भी लोअर हाई बन रहे हों तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। अभी यहाँ लोअर लोज भी बन रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ जो अगला लो बने वो और एक लोअर लो बने, ठीक है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी सेफ जो रहेगा वो मुझे लगता है लोअर बॉलिंजर और इस सपोर्ट के पास ही रहेगा। HDFC की तो बात हो गई, लेकिन ये स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि देखो, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट कैप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस देने वाली कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा बस, है ना। फाइनेंशियल्स यहाँ पे अभी के टाइम पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, ओके। अब मुझे पसंद क्यों नहीं है ये कंपनी, मैं बताता हूँ। देखो, इसमें भी FII अच्छे हैं, DII अच्छे हैं, दोनों जो है HDFC के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपनी हो सकता है कि HDFC के लेवल पे जाते जाते HDFC लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा रिटर्न दे जाए। क्यों, क्योंकि FII और DII इसमें मेहरबान है, ठीक है। और प्रमोटर ने क्या किया है, अपना स्टेक मेंटेन किया हुआ है, ओके। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा। अभी प्रॉफिट्स जो देखेंगे इसमें गड़बड़ मेन मेरे को दिखाई देती है कि यहाँ पे देखो ये कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर माइनस में चला गया। वो भी इतना खतरनाक, 2 साल माइनस में रहा, फिर रिकवर कर लिया, अब ये बढ़ रहा है।
तो मुझे ये श्योरिटी ही नहीं देता कि इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि सेल्स जब देखोगे ना तो इसका रेवेन्यू हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है। देख रहे हो, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और अभी भी लास्ट 12 महीने का बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये रेवेन्यू ऊपर की तरफ ही है हमेशा, कभी भी बीच में डेंट इसमें नहीं आया है, लेकिन ये प्रॉफिट में इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो हमको क्वार्टरली तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ईयरली भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ओके, चार्ट में इसमें बात करेंगे तो पीई रेशियो इसका ईपीएस बढ़ता हुआ है, पीई मीडियन के काफ़ी नीचे है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के टाइम पे सही दिख रहा है। और प्राइस देखेंगे तो हमेशा से गिरता हुआ ही है। तो जिनके मुंह में पानी आ रहा होगा वो इस तरह के स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज़्यादा रिस्क लेना चाहेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर रिस्क लेना है, ठीक है, अगर ये रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे देते रहता है तो आप यहाँ एक सपोर्ट बनाओ, यहाँ पे नहीं, आई मीन स्क्रीनर पे नहीं, अपने ब्रोकर के ऐप पे जो बेस हैं उन पे एक सपोर्ट बनाओ और देखो कि ये उसको ब्रेक तो नहीं करता। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब 370 से पहले मैं एंट्री नहीं करने वाला। ओके, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, उस केस में मैं 370 से पहले इसमें एंटर करने के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाने लगता है, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाने लगता है, तब कहीं भी यहाँ पे ऊपर जाने के टाइम पे इसमें एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन फिर ये नहीं कि 6 महीने 1 साल में ही बेचैन हो जाओ कि लॉस हो रहा है या इतना प्रॉफिट हो गया ले लूँ क्या, ऐसा नहीं। अगर ये छोटी कंपनी है, देखो इंश्योरेंस की कंपनी है, 32,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत बड़ी है। इंश्योरेंस की कंपनी है तो इसमें लाखों का मार्केट कैप बनने का इसका कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर लाखों का ये मार्केट कैप बन जाए, 32,000 से लाख पे चले जाए, तो ऑब्वियसली आपके पैसे भी तो उतने ही 3 गुना 4 गुना पे ग्रो करेंगे ना। तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लेते हो तो 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको असल में पता चलेगा कि इसमें क्या रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन HDFC लाइफ से ज़्यादा रिस्की है, ये बात पक्की, समझ गए। तो जितना मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से मैंने आपको दोनों शेयर्स के बारे में बता दिया। कुछ आपके थॉट्स अलग हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।